हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए ठीक ही होंगे और अच्छे से रहिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए और घर से ही तैयारी कीजिए। चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आपको बहुपद में बताया गया था, द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये द्विघात बहुपद है। और भी लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये भी द्विघात बहुपद है। और देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये भी द्विघात है। ठीक है, ये सभी द्विघात बहुपद है। ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है। अगर इसको हम समीकरण सेट कर दें, यानी बराबर 0 कर दें, सब में 0 या बराबर कोई भी संख्या रख देते हैं। ठीक है, यानी बराबर दिखता है, समझिए वो समीकरण हो गया। ठीक है, तो बराबर करके कुछ मान दे दिया जाता है, यानी समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे तो कहलाएगा द्विघात समीकरण। अर्थात वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब द्विघात समीकरण है तो बोले तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होता है। ठीक है, यानी कि हल 2 होगा। इसी तरह द्विघात समीकरण के हल 2 होंगे, अर्थात x का 2 मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर x के मान को हम मूल बोलते हैं, न कि शून्य। उसमें बहुपद में जो x का मान जो निकालते थे उसको शून्य कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर हम x के मान को हम मूल बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पर चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं इसमें, बस 1-2 मिनट की बात है। द्विघात समीकरण ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति बेबीलोन से हुई। ठीक है, यानी कि इसके बारे में बेबीलोन वासी ज़्यादा जानते थे। ठीक है, वो लोग हल करते थे। ठीक है, तो एक और गणितज्ञ थे यूक्लिड नाम के। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे तो यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ज्यामितीय तरीके से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि दी थी। ठीक है, यानी कि ज्यामितीय विधि से क्या कर रहे थे, द्विघात समीकरण को हल कर देते थे। फिर नेक्स्ट में ब्रह्मचार्य। ठीक है, इन्होंने भी द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र दिए। ऐसे इनके अलावा सभी जो गणितज्ञ थे इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने के अलग अलग विधि दिए, सूत्र दिए। जैसे कि ब्रह्मगुप्त ने भी एक सूत्र दिए, उसी तरह श्रीधराचार्य ने भी एक सूत्र दिया जिसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं, जो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी एक माने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, डायरेक्टली हल करने के लिए एक सूत्र दिए जिसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, एक नाम से ही पता चला एक मुस्लिम गणितज्ञ थे। इन्होंने भी मतलब कि काफ़ी हद तक इसके बारे में अध्ययन किया, नॉलेज अध्ययन किया, और इस पर भी इन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब्राहम वार हिया हा नासी यूरो। ठीक है, इन्होंने भी द्विघात समीकरण पर अपनी रुचि प्रकट की और उसको अलग अलग विधियों से हल करने का प्रयास किया। उनका प्रयास सफल भी रहा। इन्होंने अपने बुक लिबर इम्बाडोरम, ठीक है, इसमें काफ़ी द्विघात समीकरण को हल किए और इसमें इसको प्रकाशित किए हैं। ठीक है, लिबर इंडोरम। ठीक है, ये इनका पुस्तक है जिनमें इन्होंने द्विघात समीकरण की चर्चा की है। ठीक है, तो आशा करते इतना बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये सब उनके थोड़ा सा हिस्ट्री था, थोड़ा सा बता दिए। ठीक है, अब हम बेसिक पर चलते हैं। द्विघात समीकरण ये है इसका पहचान। ठीक है, ये दिख रहा है, जैसे में इसका उदाहरण दिया गया है। इसमें जिसमें चर राशि क्या है, चर राशि का जो घात है वो 2 है, यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इस पर बेसिक चर्चा करते हैं। सीधा सीधी बात है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अगर सीधा सीधी बात बोल दिया जाए तो बोलेंगे द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर राशि का घात क्या हो, 2 हो, या जिसका घात क्या होता है, 2। ऐसे भी तो इसका घात 2 ही बोलते हैं। बड़ा का सबसे अधिक जो घात होता है उसी को उस बहुपद का घात बोला जाता है, अर्थात इसका घात 2 है, अर्थात ये समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर राशि का पावर क्या हो, अधिकतम पावर जो हो 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। बराबर का चिन्ह रहेगा तभी तो समीकरण है ना। अब इसको हल करने के लिए, ठीक है, हल करने के लिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है,
कि इसके मूल है वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें x के मान को मूल कहते हैं। पिछले वाले चैप्टर जो 2 था बहुपद में, उसमें x के मान को शून्य का नाम दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे इसको मूल बोला जाता है। ठीक है, x के मान को। तो सबसे पहले मूल की प्रकृति चेक करेंगे कि इसका जो हल है वो वास्तविक है कि काल्पनिक है। ठीक है, वास्तविक होगा तो हल निकालेंगे, काल्पनिक होगा तो हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम वास्तविक और काल्पनिक कैसे चेक करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप, ध्यान दीजिए, इस रूप से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या होता है, यानी कि ax² प्लस bx+c बराबर 0। यह क्या है, इसका व्यापक रूप है, जहाँ a b c के बदले कोई संख्या होगा, कोई अंक होगा। एक जगह पर यहाँ पे 2 दिख रहा है, बी की जगह पर -5 दिख रहा है, सी की जगह पर 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका व्यापक रूप, और x² यहाँ पे द्विघात समीकरण हो गया। तो यह इसका व्यापक रूप है, जहाँ a b c के बदले कोई स्थिरांक या कोई संख्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है। तो मूल की प्रकृति कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पहले इसका a b c a जो है इसको इसमें से निकाल के लिख लेते हैं। यहाँ a का मान हमारा 2 हो गया, b का मान -5 हो गया, और c का मान हो गया 3। ठीक है, a हो गया, b हो गया है, c हो गया। अगर a बराबर करके -3 अगर इधर दिया रहेगा तो इसको इधर भेज लीजिएगा, बराबर 0 बना लीजिएगा, तभी ये व्यापक रूप होगा। ठीक है, तो इसको भेज लेंगे इधर, -3 इधर गया तो +3 बराबर 0। ठीक है, ये व्यापक, यानी कि बराबर 0 दिखेगा तो व्यापक रूप, यानी व्यापक रूप में हमेशा बराबर क्या हो दिखता है, 0, जिसमें ये b है c हो जाता है। कभी किसी कंडीशन में a गायब रहता है, सीधा बराबर 0 लिख देता है। यहाँ पे a b लेकिन c नहीं है। ठीक है, यानी सीधा सीधी बात है कि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर गुणांक जो होता है वो c होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हो गया, यहाँ पर समझाने के लिए सब लिख रहे थे और मिटा रहे थे। चलिए a b c हो गया। अब मूल की प्रकृति की जांच, मूल की प्रकृति की जांच कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, विविक्त कर, या इसको एक और नाम तो बोला जाता है विवेचक, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से सूचित किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। चलिए रखते हैं यहाँ पे मान। ठीक है, तो b का मान हो गया -5 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25, -4 दूनी 8, 8 तरीके 24, हटा देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूल है, नियम जो है, नियम 1 में यदि b का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा, यानी कि प्लस में कोई भी मान हो वो 0 से बड़ा ही होता है, हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान। ठीक है, उसी तरह यदि d का मान 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, एक और कंडीशन, यदि d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब होता है माइनस में, ठीक है, हो तो मूल काल्पनिक, या इसको बोल सकते हैं अवास्तविक होगा। ठीक है, अब इनका मतलब हम और अच्छे समझते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि प्लस में मान हो, तो मूल वास्तविक होगा, यानी कि उस मूल को हम निकालेंगे। और असमान का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण, तो इसमें x का मान भी 2 होगा। ठीक है,
तो वो दोनों मान अलग अलग होंगे, असमान होंगे, ठीक है। किसी x का मान 1 हो गया तो कोई x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी अलग अलग मान होंगे, ठीक है। यही इसका मतलब वास्तविक और असमान। यदि d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन साथ में दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, यानी x के मान 2 2 1 1 ऐसे आ जाएगा, दोनों x का मान सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक ही नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगा, और इस कंडीशन में मूल नहीं निकालेंगे, अर्थात x का मान नहीं ज्ञात करेंगे, सिर्फ ये वाला कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। अब तो समझ में आएगा होगा। देखिए अब इसी बार इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर मान 1 आ गया है, यानी +1, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी ये जो समीकरण है इसका मूल वास्तविक है, वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, क्योंकि यहाँ पे +1 का मतलब होता है ये 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। अब इसके हल की चर्चा हम आगे करेंगे, बट अभी ये जान रहे हैं कि मूल की प्रकृति चेक कैसे करें, ठीक है। तो मूल की प्रकृति ऐसा ही चेक करना है, डी का मान निकालना, डी का जो भी मान आएगा उसको देखेंगे कि अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, अगर 0 के बराबर ही आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, यानी दोनों एक समान सेम हो जाएंगे अगर उसको हल किया जाएगा तो, जो कि बाद में सीखेंगे हल करना। यदि अगर d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में होगा, तो मूल काल्पनिक और असमान होगा, और इसका हल हम नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके हल के बारे में। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की हल करने की विधियाँ, ठीक है। इससे पहले तो हम लोग चेक किए कि कैसे चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है, ठीक है। तो उस तरह से पहले चेक कर लिया जाता है, अगर वास्तविक है तो उसे किन किन विधियों से उसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, ठीक है। फर्स्ट विधि जो पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी विधि की चर्चा करेंगे हम द्विघाती, द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। ये सब विधियों की चर्चा करेंगे, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है द्विघात समीकरण के बारे में, और 4.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, उसे हल करना है, और 4.3 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, और अगला जो क्वेश्चन है 4.4 इसको क्या करना है, द्विघाती सूत्र विधि से हल कर लेना है, और इस तरह आपका पूरी चैप्टर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 करके सभी वीडियो की चर्चा हम कर लेते हैं, कैसे से वो सॉल्व करना है, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। थोड़ा सा बात याद कीजिए, जब 2 चैप्टर में बताई गई थी, ठीक है, जाना माना ही विधि है, 2 चैप्टर में बताया गया था द्विघात बहुपद को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उसका गुणनखंड निकाल कर इसको हल कर रहे थे, ठीक है। वही विधि है हमारा ये अभाज्य गुणनखंड विधि, जो 2 चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी विधि की चर्चा कर लेते हैं, द्विघात अभाज्य गुणनखंड विधि की चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से सॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे में 2 क्वेश्चन की चर्चा सब में कर लेंगे। चलिए, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसी क्वेश्चन को हम पीछे चेक किए हुए थे, जिसमें d का मान 1 आया था, यानी कि इसका हल वास्तविक है और असमान है, ठीक है। इसी को हल कर लेते हैं जो क्वेश्चन पीछे दिए हुए थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होगा 2 चैप्टर को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सीखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि में, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे कैसे, तो x² के गुणांक और अचर गुणांक दोनों को पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इसको तोड़ के इतना के बराबर लाया जाता है, ठीक है। तो 3 दूने 6 करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 और 3 हुआ। अब इसको गुणा कर लिया जाता है लिख कर, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाली जाती है।
उसके बाद इन दोनों नंबर्स को चेक करेंगे कि कैसे करें तो 5 आए, ठीक है। तो दोनों को -2 -3 कर देंगे तो -5 हो जाएगा। देखिए -2 -3 करते हैं तो -5 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। और एक सेट इसको ही तोड़ते हैं। समझिए -5 के बदले इसी को तोड़ के हम ये वाला भाग लिखते हैं। तो हो गया -2x और -3x। 5x को इस 5x को तोड़े हैं 2x और 3x में, और माइनस है तो दोनों तरफ माइनस, तभी तो होगा यहाँ पे -5x और प्लस। इसको तोड़ के ये दोनों लिख दिए, ये हो गया। इसको तोड़ के ये दोनों लिख दिए और +3 बराबर 0। अगला जो कंडीशन है हम क्या करते हैं, कॉमन। उसमें बताए थे अब निकालने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें कॉमन किया जाता है, ठीक है। तो दो में इसे कॉमन कर लेते हैं। दोनों तरफ कॉमन, 2 है तो 2 कॉमन, x² x है तो यहाँ पे x कॉमन। तो कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है, इसको भाग लगाया जाता है इसमें। तो 2 से 2 कट गया, x² में x से भाग देंगे तो को x बचेगा माइनस। अब इसमें देखिए, इसमें से इसको भाग लगाएंगे तो पूरा सेम है, 2x को भाग लगाएंगे। जब भी सेम नंबर से भाग देते हैं तो कैसे हो, जैसे 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 हो गया। उसी तरह सेम नंबर से भाग देने पर 1 होता है, 1 हो गया। ये दोनों में क्या कॉमन हो गया, 1 तो दोनों में है नहीं, कॉमन तो होगा नहीं, 3 है। माइनस है तो पहले माइनस दे देंगे, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद भाग लगाइए, भाग लगाएंगे तो -3 कट गया, बच गया x। फिर -3 को 3 + 3 से भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बराबर 0। अगर हमारा गुणनखंड सही है तो ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर गलत होती है तो आप फिर से इसको सेट कीजिए, क्योंकि गलती यही पे होता है सेट करने में, ठीक है। क्योंकि 5 ऐसे भी आ सकता था, और 5 1 3 करते तो 1 3 और 6 में से 1 घटाने पर भी आ सकता था, ठीक है। इसी में हम गलती देखते हैं। खैर दो भी है तो दोनों सेम हो गया। अब क्या करते हैं, जो दोनों सेम है तो इसको फिर से कॉमन कर लेते हैं। तो ये बचेगा इसमें 2x -3। या ऐसे सोच सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन है उसको एक लिख लेंगे, और जो यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला एक लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेते हैं। इस तरह हो गया बराबर 0। अब इसे लाइनिंग खींचिए, और इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 गुणनखंड करने के बाद इतना बराबर भी 0। यहाँ से x का मान कितना हो गया, -1 इधर गया तो +1। अब इतना बराबर 0 कर लीजिए, 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर -3 दे गया तो +3, x बराबर 3, और गुना में 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह x का मान 1 और x का मान 3/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा दोनों मान निकल गया, ठीक है। और उसमें भी हम लोग चेक किए तो देखे थे कि d का मान 1 आया था, जो बता रहा था कि इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक था ही, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दिए, और असमान भी है, देखिए 1 3/2, यानी कि मान असमान भी आया, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा बात, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो भी हल निकाल रहा है उसके लिए गुणनखंड आपको निकालने हैं। आसानी से गुणनखंड निकालिए आप, और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप गुणनखंड निकालिए और आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ये तो बाटा में है, पहले इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। नीचे 1 1 कर लीजिए, लीन के जोड़ घटाव कर लीजिए, हो गया 8। इससे भाग लगाएंगे तो हो गया हमारा 8 8 दूने 16x²। इसको करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो 1 से भाग लगाएंगे तो 8 मरतबा में, 8 से ऊपर गुना करेंगे तो 8x। भिन्न का जोड़ घटाव कर रहा है और कुछ नहीं। 8 को 8 से भाग लगाएंगे 1 मरतबा में, 8 कहीं 8, 1 से ऊपर गुना करेंगे 1 0। तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं तो मिलेगा 16x² - 8x + 1, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। जो आपको चेक करने का तरीका बताया गया था, वास्तविक मूल की प्रकृति वास्तविक है कि काल्पनिक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे a जो है 16 है, b है -8, c है 1, ठीक है। तो d का मान होना होता था b² - 4ac। तो b² यानी कि -8 का स्क्वायर -4 गुने a का मान हो गया 16, c का मान 1 हो गया। 8 -8 का स्क्वायर होता है 64, और 16 चौके 64 बराबर 0। यानी कि d बराबर 0, यानी कि ये बात इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इसका मूल वास्तविक तो होगा ही, साथ में समान होगा। वास्तविक और समान दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों x का मान सेम ही होगा, ठीक है।
देखिए कैसे सेम होगा, देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम चेक कर लेते हैं, यानी इसका वास्तविक है, यानी कि इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद दोनों मान समान होंगे। चलिए देखते हैं इसको चित्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसको तो पहले सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने का वही तरीका बताए थे, आप इन दोनों को गुणा कीजिए, उसके बाद उसको तोड़िए। तो 16 का 16 16 ही हो गया, उसको तोड़िए तो हो गया 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इन नंबर्स को, संख्या को इस तरह से दो पद बनाना रहता है। बाकी सभी चीज़ को गुना कर ली, जो भी नंबर चूज करना है नंबर चूज करके दो पद बनाया जाता है, और उन्हीं दोनों पद को जोड़ के या घटाकर इस बीच वाले बराबर लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आपको गुना करना है, कोई भी नंबर चूज करके गुना करके दो पद बनाइए, इसमें कुछ नंबर इसमें कुछ नंबर लेके दो पद बनाइए, और उसी को जोड़ के घटा के इतना बराबर लाया जाता है। ठीक है, वो अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो देखिए 2 दूनी 4 ही हो गया, 2 दूनी 4 ही, यानी इसमें भी 4 इसमें भी 4 ले लिए, और 4 4 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यानी कि ये भी 4 ये भी 4, अब -4 लेंगे तभी तो होगा -8 ना। अगर +8 लाना होता तो दोनों तरफ होता हमारा प्लस। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो माइनस तब -8 एक्स है, तो दोनों में एक्स लगा देंगे, यानी कि -8 इसको इसमें तोड़ना है। 16x² -8 को तोड़ देंगे इसके रूप में, -4x + 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन कीजिए, अगला जो टर्म था हमारा कॉमन करना, दोनों में कॉमन 4 है, यहाँ पे 16, यानी 4 कॉमन हो जाएगा, 4 4 16 भी होता है। x² x में वो x कॉमन हो गया, आप क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, लगाएंगे तो 4 चौके 16, x² में से 1 से भाग लगाएंगे तो वो x बच जाएगा, -4 को 4 से भागा लगा देंगे 1 हो गया, x कट गया। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 और 1 में एक ही संख्या जो दोनों में भाग लगेगा। ठीक है, इसलिए 1 कॉमन हो गया, और x दोनों में तो है नहीं, इसलिए x कॉमन कर नहीं सकते हैं। चलिए अब भाग लगाते हैं, तो माइनस को माइनस से भाग लगाएं तो प्लस हो गया, और 1 को 4 से भाग लगाएं तो 4 हो गया, और x, और -1 को +1 से भाग लगाएंगे तो -1, माइनस प्लस, और 1 को 1 से भाग लगाते हैं तो 1 ही होता है, बराबर 0। बताए थे जब सही होगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो भाग होगा वो सेम होगा। देखिए दोनों सेम हो गया, यानी कि हमारा बनाया हुआ सही है। तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेते हैं, बताए थे, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला 0, और थोड़ा लाइन ही ऐसे कर दीजिए, और 4x = -1 = 0। यहाँ से x कमाने के लिए 4x = -1 इधर गया तो +1, उसके बाद x = 1 गुना में 4 इधर गया तो भागम 4। उसी तरह यहाँ पे भी 4x - 1 = 0, 4x = -1 इधर गया तो +1, x = 1 गुना में भाग गया तो इधर 4, या x का मान 1/4, यहाँ पे भी x का मान 1/4, यानी कि दोनों x के मान सेम आ गया, यानी कि x का मान -4 और 1/4, सॉरी माइनस में नहीं है, 1/4 दोनों सेम मान आया। ठीक है, यहाँ पर दोनों मूल क्या हुए, समान हुए। और ऐसे भी देखे थे डी का मान 0 आया था, जो बता रहा था कि इसके मूल वास्तविक तो होंगे ही, बल्कि दोनों ही समान होंगे। ठीक है, तो इस तरह मान दोनों सेम आए। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी।